दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ग्लेशियर को मरते हुए देखा है या आपने कभी किसी ग्लेशियर के फ्यूनरल को अटेंड किया है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे याला ग्लेशियर के बारे में, जो अपने फ्यूनरल की वजह से पूरे विश्व में कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ एस। नेपाल की लेंगटोंग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर, जो कभी बर्फ और पानी का प्रतीक था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदना का मार्मिक प्रतीक बनकर रह गया है। क्योंकि हाल ही में इसे एशिया का पहला और विश्व का तीसरा डेड ग्लेशियर अनाउंस किया गया है। याला की हान केवल एक ग्लेशियर का अंत भर नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक गहरी वार्निंग है। यह ग्लेशियर न केवल एक प्राकृतिक संरचना था, बल्कि हिमालयी इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो पानी, मौसम और बायोडाइवर्सिटी को बड़े स्तर पर बैलेंस करके रखता था। याला के बारे में बात शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि यह ग्लेशियर केवल एक बर्फ का पहाड़ भर नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक मार्बल था, जिसने हिमालयी एनवायरनमेंट को बहुत ही बड़े स्तर पर बैलेंस करके रखा। हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में बसा याला ग्लेशियर नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुछ ही दूरी पर स्थित था, और इसी वजह से इसकी एक्सेसिबिलिटी ने इसे ग्लेशियोलॉजी के लिए एक आदर्श लेबोरेटरी बनाया। 5170 से 5750 मीटर की ऊंचाई पर फैला यह ग्लेशियर हिमालय के ठंडे और शुष्क वातावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। 2011 से ICIMOD ने यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स आयोजित किए, जहाँ नेपाल, भारत, भूटान और अन्य देशों के 100 से अधिक लोग ग्लेशियोलॉजिस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित हुए। इन शिविरों में वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर की मोटाई, आइस लेयर्स और मेल्टिंग पैटर्न्स का अध्ययन किया, जिससे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को समझने में मदद मिली। हालांकि दुर्भाग्यवश ये ग्लेशियर अब केवल स्मृतियों में जीवित है। 1974 से 2021 तक याला ने अपनी सरफेस का 36% और 680 मीटर लेंथ खो दिया। फरवरी 2025 तक इसका 50% मास गायब हो चुका था, जिसने इसकी संरचना को पूरी तरह बदल दिया। यह हानि याला को एक साइंटिफिक ट्रेजर से एक वार्निंग सिंबल में बदल गई। याला का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह हिमालयी ग्लेशियर्स के स्वास्थ्य का एक बहुत ही बड़े लेवल पर इंडिकेटर था। इसके डेटा ने हमें यह भी दिखाया कि तापमान में मामूली वृद्धि भी ग्लेशियरों को नष्ट कर सकती है, जिसका प्रभाव न केवल स्थानीय इकोसिस्टम पर बल्कि ग्लोबल इकोसिस्टम पर भी पड़ता है। यह हमें क्लाइमेट चेंज की गंभीरता के विवरण की ओर ले जाता है। याला के साइंटिफिक महत्व के वर्णन को समझने के बाद अब हम उस कारण की ओर बढ़ते हैं जिसने इस ग्लेशियर को नष्ट कर दिया। हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र ग्लोबल एवरेज से भी दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है, और याला इसका एक जीवंत उदाहरण बन गया। मई 2025 में याला के आधार पर स्थापित मेमोरियल स्टोन पर 426 ppm कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अंकित किया गया, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का हाईएस्ट लेवल है। यह बढ़ता हुआ CO2 लेवल और टेम्परेचर ग्लेशियर के लिए घातक साबित हुआ। क्लाइमेट चेंज ने एल्बेडो इफेक्ट को कम किया, जिसके कारण बर्फ सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करने के बजाय अधिक हीट एब्जॉर्ब करने लगी। इस प्रक्रिया ने याला की बर्फ को तेजी से पिघलाया और इसकी संरचना को अस्थायी रूप से बदल दिया। यह प्रभाव न केवल याला तक सीमित था, बल्कि अब यह पूरे हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियर्स को प्रभावित कर रहा है। याला जैसे ग्लेशियर पृथ्वी के 75% फ्रेश वाटर का स्टोरेज है, जो साउथ एशिया की वाटर सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इनके मेल्टिंग से ग्लेशियल लेक आउट ब्रस्ट फ्लड्स का रिस्क बढ़ गया है, जो निचले क्षेत्रों में बस्तियों, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरीके से तबाह कर सकता है। इसके अलावा ग्लेशियरों के पिघलने से सी लेवल में भी वृद्धि हो रही है, और परिणामस्वरूप कोस्टल कम्युनिटीज़ खतरे में आ गई हैं। याला का नुकसान हमें यह भी दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव केवल हिमालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अब ग्लोबल इकोसिस्टम और ह्यूमन सोसाइटीज़ को प्रभावित करता है। यह एक इंटरकनेक्टेड क्राइसिस है, जिसमें कार्बन एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और डिफॉरेस्टेशन जैसे कारक शामिल हैं। क्लाइमेट चेंज ने याला को नष्ट कर दिया, लेकिन यह ग्लेशियर केवल एक साइंटिफिक एंटिटी भर नहीं था। यह लेंगटोंग घाटी के लोगों के जीवन और कल्चर का एक आधार था। लेंगटोंग घाटी के लोगों के लिए याला ग्लेशियर केवल एक प्राकृतिक संसाधन भर नहीं था, बल्कि उनकी कल्चर और लाइवलीहुड का केंद्र था। यह ग्लेशियर उनकी फार्मिंग और लाइव स्टॉक रियरिंग के लिए पानी उपलब्ध कराता था,
जिससे हजारों परिवारों की आजीविका चलती थी। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में याला को एक पवित्र स्थल माना जाता था, जो प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन का प्रतीक था। स्थानीय लोग इसे प्रकृति के देवता का रूप मानते थे और इसके आसपास कई रिचुअल्स और फेस्टिवल्स आयोजित करते थे। और इसी वजह से 12 मई 2025 को याला की स्मृति में एक ट्रिब्यूट सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें बौद्ध मॉन्क्स, लोकल रेजिडेंट्स और कई साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। इस समारोह में ग्रेनाइट के मेमोरियल्स स्थापित किए गए, जिन पर अथर्स, मंजूश्री थापा और मेग्नासन के संदेश अंकित थे। यह सेरेमनी केवल याला की हानि का शोक मनाने भर के लिए नहीं थी, बल्कि क्लाइमेट क्राइसिस के प्रति ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने का एक प्रयास थी। याला ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट का हिस्सा है, जिसमें आइसलैंड का ओके ग्लेशियर और मेक्सिको का आयोलोके ग्लेशियर भी शामिल है। यह हानि हमें सिखाती है कि ग्लेशियर्स केवल बर्फ और पहाड़ भर नहीं है, वे कम्युनिटीज़, कल्चर और इकोसिस्टम का आधार हैं। याला का नुकसान लैंगतोंग घाटी के लोगों के लिए एक गहरा आघात था, जिसने उनकी इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव केवल एनवायरमेंटल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डीपली ह्यूमन भी है। याला के कल्चर और स्पिरिचुअल महत्व के वर्णन को समझने के बाद अब हम इसकी हानि से मिलने वाले लेसन्स की ओर बढ़ेंगे, और इससे हम ये भी सीखेंगे कि याला ग्लेशियर की हानि हमें अर्जेंट एक्शंस की आवश्यकता बताती है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि यदि कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो 2100 तक 25% से लेकर 80% तक ग्लेशियर मास नष्ट हो सकता है। यह नुकसान न केवल वाटर सिक्योरिटी को प्रभावित करेगा, बल्कि एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर और इकोसिस्टम को भी खतरे में डालेगा। याला का वर्णन हमें सिखाता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को अपनाना होगा। एफॉरेस्टेशन यानी बड़े पैमाने पर ट्री प्लांटेशन CO2 लेवल्स को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को अपनाकर हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया है, जिसका उद्देश्य ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग और कंजर्वेशन को बढ़ावा देना है। ICIMOD जैसे ऑर्गेनाइजेशंस सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स और ऑन ग्राउंड सर्विस के माध्यम से हिमालयन ग्लेशियर्स की स्थिति पर नज़र रखे हुए है। लेकिन यह केवल साइंटिफिक एफर्ट्स तक सीमित नहीं है, हमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर भी एक्शन लेना होगा। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का उपयोग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बच सकते हैं। याला की चेतावनी हमें बताती है कि हर छोटा कदम मायने रखता है और यह कदम हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकता है। याला की ये लेगेसी हमें आज भी पुकार रही है कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे विकल्प अपनाएं जो पृथ्वी को इन हानियों से बचाए। जैसे हम एनर्जी सेविंग्स अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेवजह की चीज़ों को रिसाइकल कर उसका प्रयोग कर सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकते हैं। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम पॉलिसी मेकर से ये मांग करें कि वो सख्त क्लाइमेट पॉलिसीज़ लागू करें, जैसे कि एमिशन रेगुलेशंस और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने वाली योजनाएं। ग्लेशियर्स को बचाने के लिए हमें ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम्स और स्थानीय कंजर्वेशन एफर्ट्स का भी सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो फंडिंग हो या जनभागीदारी। तो चलिए इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि इसको एक्शन में बदलने की कोशिश करते हैं। और अंत में अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो नॉलेज एफएस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर ज़रूरी अपडेट आप तक समय पर पहुंचे। और अंत में मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सस्टेनेबिलिटी को अपनी आदत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।